नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र। व्यास एकेडमी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की सीरीज में हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं और पहले चैप्टर की आज लास्ट क्लास है। तीसरा दिन है आज पहले चैप्टर का नाम है विद्युतकार व्यवसाय का परिचय और व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। दोस्तों, आज का टॉपिक जो हमारा है वो है मानक एवं मानकीकरण। क्या मानक है और क्या मानकीकरण है, ये हमें समझना है। सबसे पहले बात करते हैं हम मानक की। दोस्तों, मानक के लिए कह सकते हैं हम कि किसी पद या राशि की परिभाषा, किसी राशि का मात्रक, किसी मात्रक का इकाई मान, किसी उत्पाद का आकार, प्रकार एवं कार्य विवरण का निर्धारित रूप ही मानक कहलाता है। लेकिन दोस्तों, इस परिभाषा को पढ़ने से हमारे को कोई विशेष समझ में नहीं आ जाता है, क्योंकि ये परिभाषा तो किताब में भी लिखी हुई है। लेकिन बात ये है कि हम समझें इसको कि मानक वास्तव में क्या है। मानक वास्तव में किसी सेवा, उत्पाद, प्रक्रम के बारे में निर्धारित एक आवश्यक मापदंड है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दे सकता हूँ कि यदि मैं ऐसे कह दूँ कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की दूरी जो है वो 1 किलोमीटर है, तो दोस्तों कोई भी नहीं मानेगा। यदि आप कहोगे तो भी कोई नहीं मानेगा। लेकिन मानकीकरण के रूप में आपने जिस संस्था को स्थापित किया है, वो संस्था यदि कहती है कि आज से ये दूरी जो है वो 1 किलोमीटर ही होगी, तो इस संस्था से जुड़े हुए लोग जो हैं वो जरूर इस बात को मानेंगे कि ये दूरी जो होगी वो 1 किलोमीटर ही होगी। ऐसे ही यदि मैं ऐसे कह दूं कि एसी जो है वो अल्टरनेटिंग करंट जो है उसका संक्षिप्त रूप है, तो मैं कह दूं तो कोई भी नहीं मानेगा, या आप कहोगे तो भी कोई नहीं मानेगा। लेकिन जो संस्था आपने निर्धारित की है, जिस संस्था को आपने ये काम सौंपा है, वो संस्था यदि कहती है कि अल्टरनेटिंग करंट को संक्षिप्त रूप में आप जो है वो ऐसे लिख सकते हैं, तो जाहिर सी बात है उस संस्था से जुड़े हुए राज्यों को, उस संस्था से जुड़े हुए देशों को ये सब मानना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है किसी भी सेवा, उत्पाद, प्रक्रम के बारे में कोई भी मापदंड आप निर्धारित कर देते हो, कोई भी मान निर्धारित कर देते हो, वही क्या कहलाता है? मानक कहलाता है। दोस्तों, मानक कह सकता हूं, मात्रक कह सकता हूं, मान कह सकता हूं, ये सब एक ही बात है। यह मानक प्राय एक दस्तावेज, डॉक्यूमेंट के रूप में होते हैं जिनसे उपभोक्ता को सुविधा होती है। दोस्तों, यहाँ डॉक्यूमेंट के रूप में होते हैं, इससे आज से क्या है? डॉक्यूमेंट से आज से मतलब ये है कि आप सबको पता होना चाहिए कि भारत में भी कोलकाता के अंदर जो है वो मापतोल का एक म्यूजियम बना हुआ है, और इस म्यूजियम के अंदर जो है वो अलग अलग रूम जो है, उन अलग अलग रूम्स के अंदर अलग अलग मानकों के बारे में बताया गया है। अलग अलग मानकों के बारे में मतलब ये है कि मान लो एक तरफ बताया गया आपको कि यहाँ पर कोई ऐसा कोई पदार्थ रखा गया, और इस पदार्थ की ये जो दूरी है, इस दूरी को 1 मीटर माना गया, इस दूरी को 1 मीटर माना गया। लेकिन ये जो पदार्थ रखा गया है दोस्तों, इस पदार्थ की कुछ खास बात होती है। ये पदार्थ सर्दी, गर्मी, बरसात किसी भी मौसम में अपनी लंबाई को नहीं बदलता है, इसलिए इस पदार्थ को यहाँ पर रखा गया। और ये पदार्थ जो रखा गया है, म्यूजियम में रखा गया है, ये इसलिए रखा गया है ताकि भविष्य में यदि मापतोल को लेकर किसी प्रकार की आशंका हो, किसी प्रकार का वाद विवाद हो, तो आप जो है इस म्यूजियम में रखे हुए माप से उस मात्रक का या उस मान का निर्धारण कर सके। दोस्तों, इसी प्रकार से मान लो मैं कोई यहाँ पर कोई वजन रख देता हूँ। जैसे मैंने मान लो यहाँ पर कोई वजन रख दिया, और इस वजन को मैंने कह दिया कि ये 1000 ग्राम का है, और इसे ही आज से जो है वो 1 किलोग्राम का आ जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये जो पदार्थ रखा गया है, ये पदार्थ ऐसा पदार्थ होना चाहिए जिसका सर्दी, गर्मी, बरसात किसी भी मौसम में इसका वजन जो होगा, भार जो होगा वो निश्चित होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर तुम जैसे मान लो कोई साबुन का बना करके 1 किलो और रख दो, पता लगे कि 6 महीने बाद में ये साबुन जो है वो सूख करके और 800 ग्राम ही हो गया। तो जाहिर सी बात है ऐसी स्थिति में आपकी मापतोल जो है
वो एक संदिग्ध घेरे में आ जाएगा। तो अपने को यहाँ पर ऐसा पदार्थ रखना है, अपने को यहाँ ऐसा पदार्थ रखना है जो बदले नहीं, जो सर्दी में बरसात में किसी ताप से, किसी दाब से, किसी प्रकार से भी बदले नहीं। तो आपका जो म्यूजियम है वो म्यूजियम इन पदार्थों को इस प्रकार से संयोजे रखता है ताकि भविष्य में यदि किसी प्रकार से आशंकित स्थिति बने तो आप इन मापतोल के जो ये रखे हुए प्रारूप हैं, मापतोल के जो रखे हुए प्रारूप हैं, इनकी सहायता से आप समस्या का समाधान कर सके। दोस्तों इसी में आगे अपन पढ़ते हैं कि मीट्रिक प्रणाली मापन के क्षेत्र में मानकीकरण की दिशा का पहला प्रयास थी। और आप सबको पता होना चाहिए कि भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मापतोल पद्धति यही तो है मीट्रिक। लंबाई, द्रव्यमान और समय, इनके जो मात्रक निर्धारित किए गए वो मीटर, किलोग्राम और सेकंड किए गए। और ऐसे ही यहाँ पर एक और मात्रक भी बताया गया आपको, जो ऐसा ही मात्रकों में अपन पढ़ते हैं, विद्युत का मात्रक एम्पियर। दोस्तों मात्रक वाला जो चैप्टर है वो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो आप सबको अलग से वीडियो मिल जाएगा जिसमें पूरे मात्रकों का विस्तार से अपन अध्ययन करेंगे। यहाँ पर अपने को एक और बात सीखने को मिली है, नोट में एक उदाहरण देकर के समझाया गया है कि विद्युत धारा की वह मात्रा 1 सेकंड समय में 6.24 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाए तो उसे ही आप क्या कर देते हैं, 1 एम्पियर। लेकिन बात यहाँ पर वही आती है दोस्तों कि यहाँ पर यही बात यदि मैं कहता हूँ तो कोई नहीं मानेगा। मैं यदि कह दूं कि 6.24 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में प्रवाहित होते हैं तो उसे 1 एम्पियर कहेंगे, तो कोई भी नहीं मानेगा। लेकिन ये जो परिभाषा कही गई है वो भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मापतोल संस्थान के द्वारा कही गई है कि 6.24 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन यदि 1 सेकंड समय में प्रवाहित हो जाते हैं तो वहां विद्युत धारा का मान जो है वो 1 एम्पियर माना जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से मापदंडों को निर्धारित करने का जो काम है वही मानकीकरण है, और इन निर्धारित किया गया जो मान है वही मानक है, या मापदंड जो है वही क्या है, मानक है। और आप यहाँ पर बात करते हैं कि मानक निर्धारण ही मानकीकरण है, जो किसी संस्था विशेष का कार्य है। और आप सब जानते हो दोस्तों कि ये संस्थाएं जो है मानकीकरण की वो राज्य स्तरों पर, राष्ट्रीय स्तरों पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर अलग अलग कार्य करने वाली हो सकती है। इसके अलावा कुछ संस्थाएं जो हैं वो क्षेत्रीय क्षेत्रों में भी काम कर सकती है या क्षेत्र के स्तर पे भी काम कर सकती है। यहाँ पर बताया गया कि मानकीकरण का उद्देश्य क्या है, मानकीकरण पढ़ क्यों रहे हैं हम। तो मानकीकरण का उद्देश्य जो है वो इसलिए है दोस्तों, यदि मानकीकरण की संस्थाएं घटित नहीं होगी तो प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपनी अलग अलग माप रखेगा। जब उसको कोई चीज बेचनी होगी तब तो वो क्या करेगा, उस मूल्य कम कर देगा उस चीज का, या उसका मान कम कर देगा। मान लो मेरे को रस्सी बेचनी है तो मैं रस्सी बेचूंगा तो जाहिर सी बात है मैं 1 मीटर को जो है वो इतना ही मानूंगा। लेकिन यदि मेरे को खरीदनी होगी तो मेरी इच्छा ये होगी कि 1 मीटर जो है वो इतना बड़ा हो। तो जाहिर सी बात है जब आपको लाभ होता है, जब आपको लाभ होता है तो आप क्या करेंगे, दूरी को घटा देंगे, और जब नुकसान होगा तो दूरी को क्या करेंगे, आप बढ़ा देंगे। तो कुल मिलाकर के बात ये होती है दोस्तों कि यदि मानकीकरण जो है वो फिक्स नहीं होगा तो आपस में लड़ाइयाँ हो जाएगी, झगड़े हो जाएंगे, और मापतोल को लेकर के मामले जो हैं वो रोज आए दिन सामने आएंगे। तो इन सब से बचने के लिए जो है वो मानकीकरण की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि उत्पाद की गुणवत्ता को भी निश्चित किया गया है। आप पढ़ते ही हो और बोलते ही हो हर चीज के लिए कि ISI मार्क तो है ना। तो ISI मार्क का मतलब क्या है, यहाँ पर ISI एक प्रकार से संस्था है, एक मानकीकरण की संस्था है जो क्या करती है, मानकों की गुणवत्ता को देखती है कि वास्तव में जितने पैसे लिए जा रहे हैं उस हिसाब की, उस क्वालिटी की है कि नहीं है, क्या ये करंट से तो बचा पाएगी। यदि मान लो कोई स्विच की बात करें तो स्विच के बारे में सबसे पहले ये देखा जाएगा कि ये करंट के ऊपर काम तो करेगी सही तरीके से, कहीं पिघल तो नहीं जाएगी, कहीं उपभोक्ता को किसी प्रकार से कोई नुकसान तो नहीं पहुंच जाएगा इससे। तो ये चीजें जो है वो गुणवत्ता में रखी जाती है। फिर दूसरी बात है सुरक्षा। तो गुणवत्ता, सुरक्षा और मनमाने आकार प्रकार। तो मनमाने आकार प्रकार की अभी मैंने बात करी दोस्तों कि आकार जब आपको फायदा होता है तो आप अपने हिसाब से उसका आकार निर्धारित करेंगे, जब नुकसान होगा तो आप अपने हिसाब से निर्धारित करोगे। और मापतोल इस प्रकार से यदि होने लग गया तो जाहिर सी बात है आप मानकीकरण की जो
संस्था है उसके किसी भी प्रकार के उद्देश्यों को आप नहीं मान रहे हैं, और ऐसे में जो है वो अस्थिरता हो जाएगी एक। और फिर बाद में बताया गया आपको कि माप के अनावश्यक रूप से बने उत्पादों पर रोक लगना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मानकीकरण की संस्थाओं के द्वारा टेस्टेड नहीं होते हैं और वो अपनी मर्जी के अनुसार ही उत्पाद बना करके बाजार में देते हैं, जो हमारे को किसी ना किसी रूप के अंदर नुकसान दे सकते हैं। और इन सब से बचने के लिए ही हम मानकीकरण की संस्था का गठन करते हैं। दोस्तों आगे इसमें बताया गया है कि मानकीकरण भारतवर्ष में SI यानी सिस्टम इंटरनेशनल के आधार पर 1969 में स्थापित हुआ, और ISI ने मानकों के निर्धारण का कार्य प्रारंभ किया, और यही मानकीकरण संस्थान है जो भारतवर्ष में कार्य कर रहा है। और इसी का ही एक रूप और भी पढ़ते हैं अपन, BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। आगे फिर आप पढ़ते हैं इसी के अंदर कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना है। बिल्कुल अभी अपन ने पढ़ा इसके उद्देश्यों में। आप सबको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि मात्रक प्रतीकों के एक वचन और बहुवचन एक ही होते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ 5 मिली एम्पेयर, 10 वोल्ट, 100 वाट, 20 kg आदि आपको उदाहरण के तौर पे बताए गए हैं। यहाँ पर एक वचन बहुवचन अलग अलग नहीं होते हैं, सेम एक ही बात है। और आगे फिर बताया गया आपको कि मात्रक प्रतीक के बाद पूर्ण विराम चिन्ह नहीं लगाया जाता है। कई बार हम पूर्ण विराम चिन्ह लगा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना अपने को। यहाँ 10 पॉइंट वोल्ट ऐसे नहीं लगाते, 10 वोल्ट है, फिर 100 पॉइंट वोल्ट नहीं लगाते, 100 वोल्ट है। ऐसे ही फिर बताया गया आपको आगे कि एक से अधिक शब्दों वाले पदों के छोटे नामों में पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है। बिल्कुल यहाँ आप देख सकते हैं कि EMF जो है वो एक संक्षिप्त नाम है, और इसको यहाँ पर E.M.F करके दर्शाया गया है। इसका मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को बताया गया है। यहाँ PD यानी पोटेंशियल डिफरेंस को दर्शाया गया है शॉर्ट में। और फिर बताया गया है कि AC तथा DC जैसे छोटे नामों का केवल विशेषण के तौर पर प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट या DC करंट जो है उसको संक्षिप्त रूप में पहले तो आपने AC और DC के रूप में लिखा, और फिर आप किसी विशेषण के रूप में काम में ले रहे हो। विशेषण यानी जो विशेषता बता रहा है, जैसे सर्किट की विशेषता कैसी है कि वो AC का है, यहाँ पर मोटर की विशेषता कैसी है कि मोटर DC है। तो जाहिर सी बात है ये विशेषण के तौर पर यहाँ पर काम कर रहे हैं। और इसी प्रकार से अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें मानकीकरण की कुछ संस्थाओं के बारे में बताया गया है। मानकीकरण की संस्थाओं में सबसे पहले आप पढ़ रहे हैं अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन ISO के बारे में। और ISO जो है यहाँ पर उसमें पढ़ते हैं आप कि यह विभिन्न राष्ट्रों के मानकों के संगठनों का प्रतिनिधित्व गठित करके बना है, और ये अंतरराष्ट्रीय मानक विन्यास संस्थान है। दोस्तों अंतरराष्ट्रीय मानक विन्यास संस्थान से मतलब ये है कि ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जिससे वर्तमान में 157 सदस्य जुड़े हुए हैं, और ये 157 सदस्य जो हैं वो ISO के द्वारा जो मान निर्धारित किया जाएगा, जो मापदंड निर्धारित किया जाएगा, जो मान निर्धारित किया जाएगा, जो मानक निर्धारित किया जाएगा, उसको मानने के लिए प्रतिबद्ध हो गए। और आप सबको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ ISO जो है उसका मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और फिर आप आगे बात करते हैं कि ये इसका चिन्ह है, और यहाँ भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS के बारे में बताया गया है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के बारे में बताया गया है, जो 1 अप्रैल 1987 में गठित हुआ है। और भारत में ये मानक निर्धारित करने वाली संस्था है, और उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन ये कार्य करता है। और आगे फिर आप बात करते हैं कि इसकी एक संस्था जो है वो इसकी सहायक संस्था के रूप में काम कर रही है, ISI भारतीय मानक संस्थान, और इसका भी मुख्यालय जो है वो कहाँ है, दिल्ली में स्थित है। दोस्तों यहाँ पर जो है वो ये जो चिन्ह जो है वो आपको BIS को प्रस्तुत कर रहा है, और ये वाला चिन्ह जो है वो ISI को प्रस्तुत कर रहा है। और आगे फिर आप पढ़ते हैं यहाँ DIN के बारे में, जो जर्मनी का एक मानक संस्थान है या एक मानकीकरण की संस्था है। और ऐसे ही पढ़ते हैं आप ब्रिटिश मानक संस्थान BSI। दोस्तों ये BSI और BIS जो है वो कंफ्यूज करने वाला है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें। ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, और ये जो है यहाँ पर ब्रिटिश मानक संस्थान है। और फिर यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं अमेरिकन राष्ट्रीय मानक संस्थान। अमेरिकन राष्ट्रीय संस्थान ये भी एक मानकीकरण की संस्था है। आपको ये भी पता होना चाहिए
USA अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन के नाम से भी एक मानकीकरण की संस्था है जो मापतोल को गठित करने का कार्य करती है। आप सबको ये भी पता हो दोस्तों कि भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान झारखंड और रांची में है, जो मापतोल विभाग से संचालित है और ये प्रत्येक राज्य के अंदर अपने एक सब यूनिट खोल करके कार्य करता है। और आप सबको पता होना चाहिए कि राजस्थान में भी जयपुर के दुर्गापुरा में जो है वो भारतीय विधिक माप विज्ञान संस्थान का कार्यालय है, जहाँ से जो है वो जगह जगह जो है वो छापेमारी करके और मापतोल की जो अस्थिरताएं हैं उनको स्थिर बनाए रखने का कार्य करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको एक सारणी दी गई है, इस सारणी में विशेष रूप से ग्रीक शब्दों को दर्शाया गया है। आप सबको इनके प्रतीक पता होने चाहिए, इसके अलावा क्या बोलते हैं इनको और इनका क्या विवरण है, वो सब चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आपको बताया गया है अल्फा के बारे में, फिर बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, ओमेगा, ईटा, थीटा, साई, पाई, लैम्डा, म्यू, सिग्मा, एक्सआई, रो, पाई, इन सब के बारे में दोस्तों बताया गया है। और यहाँ आप देख सकते हो कि अल्फा के द्वारा ताप गुणांक को भी प्रदर्शित किया जाता है, किसी कोण को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके अलावा बीटा, गामा जो है उनसे कोण को प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके अलावा आप पढ़ते हैं आगे डेल्टा किसी परिवर्तन के लिए आता है। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा, जैसे मैं एक सूत्र लिखता हूं H बराबर MS T डेल्टा, तो दोस्तों यहाँ पर T डेल्टा है, इसका मतलब ये तापमान परिवर्तन को दर्शा रहा है। और इसी प्रकार के एप्सिलॉन बता रखा है, परमेबिलिटी को बताता है। ओमेगा जो है वो कोणीय वेग को और प्रतिरोध के मान जो है उसको भी दर्शाता है, ओमेगा प्रतिरोध के मान को भी दर्शाता है। इसके अलावा ईटा जो है वो दक्षता को या एक नियतांक के रूप में दर्शाता है, और थीटा जो है किसी कोण को या तापमान को दर्शाता है। और ऐसे ही जो है वो साई जो है वो बल की विद्युत रेखाओं को और विद्युत फ्लक्स को दर्शाता है। और पाई जो है यहाँ पर जो फ्लक्स और कोण के बारे में भी दर्शाता है। दोस्तों इस पाई के लिए और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेरे से दिल्ली मेट्रो में 2012 में जब इंटरव्यू हुआ करता था, उस समय मेरे से पूछा गया कि आप पाई से जो है वो किस किस को दर्शाते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप पाई जो है उससे व्यास दर्शा सकते हैं, आप पाई जो है उससे किसी कोण को दर्शा सकते हैं, आप पाई जो है उससे चुंबकीय फ्लक्स को दर्शा सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो पाई से किसी फेज की संख्या को दर्शा सकते हैं। तो दोस्तों पाई के बारे में अपन कई चीजें दर्शा सकते हैं। इसके अलावा आगे बताया गया लेमड़ा, तो लेमड़ा जो है जिसका मात्रक मीटर होता है और प्रतीक जो है लेमड़ा का जो है वो उल्टे वाई की तरह आपको दिखाई दे रहा है। आगे फिर आप देखते हैं म्यू माइक्रो, इसके अलावा सिग्मा जो है वो चालकता को दर्शाने का काम करता है, और यहाँ पर साई जो है तापमान और विद्युत क्षेत्र को, और रो जो है यहाँ पर दोस्तों वो विशिष्ट प्रतिरोध को दर्शाने का काम करता है, रो जिसको आप प्रतिरोधकता भी कह सकते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध भी कह सकते हैं। यहाँ पर पाई जो है वो 3.414 रेडियन या 180 डिग्री एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। दोस्तों आप सबको पता होना चाहिए कि 1 पाई बराबर 180 डिग्री या 3.14 रेडियन भी होता है। दोस्तों पहला चैप्टर जो है हमारा वो कंप्लीट हो चुका है। आप सबको इसकी पूरी की पूरी जो है वो एक्सरसाइज करनी है, अच्छे से रीड करना है। इसके अलावा इसके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन क्वेश्चनों को प्राप्त करने के लिए आप बने रहें। आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा पूरा क्वेश्चन और इसको सोल्व भी करा दिया जाएगा। किसी प्रकार की किसी को फिर भी दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप बता सकते हैं और आप आगे के लिए अपने सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद।